सोचो एक दिन तुम्हारे घर की डोर पर एक ब्यूटीफुल लड़की आती है जो खुद को एक सर्वेंट बताती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे कुकिंग नहीं आती और ना ही उसे घर के काम करने आते हैं। लेकिन उसे एक चीज बहुत अच्छे से आती है और वह है लोगों को मारना। दरअसल ये एक असैसियन है। आखिर सोचने वाली बात तो ये है कि ये असैसियन एक सर्वेंट बनकर क्यों आई है। क्या वो इस बंदे की जान लेना चाहते हैं या फिर कुछ और। सब कुछ जानने को मिलेगा इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सर्वेंट को दिखाया जाता है। फिर आगे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा था। फिर उसे डोर बेल की आवाज आती है। फिर वो जाता है देखने के लिए कि आखिर कौन है। वह देखता है उसके डोर के बाहर वही सर्वेंट है। सबसे पहले वो उस लड़के से माफी मांगती है। वह बताती है कि वो काम की तलाश में यहाँ पर आई है। तो उसे कहता है एक मिनट पता नहीं कहाँ से आगे, वो भी काम की तलाश में। अगले सीन में फिर हम उन दोनों को देखते हैं। दरअसल उसके मोम डैड घर पर नहीं है, इसीलिए उसका घर कूड़ों से भरा पड़ा है। यहाँ पर हितोशी को उसके ऊपर डाउट होता है कि ये सच में यहाँ पर काम की तलाश में आई है ना। वो फैसला करता है कि वो उसे भगा देगा कुछ सवाल जवाब करके। उसे लगता है कि वो चोर इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हितोशी उससे अपना पहला सवाल करता है, मतलब उसने पहले काम कहाँ पर किया था। फिर वो कहता तुम किस काम में माहिर हो। वो कहती वो तो वहाँ पर मारने का काम करती है, मतलब जो उसके बॉस का दुश्मन था वो उसे मार देती है। लेकिन उस बंदे को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। और हाँ, उसके बॉस ने उसे यहाँ पर आने के लिए भी कहा था। यहाँ पर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसे ये भी लगता कि ये बस मजाक कर रही है। हितोशी उसे जल्दी भगाने के बारे में सोचता है, वरना वो मेड उसे ही मार डालेगी। फिर वो उससे कनेक्शन के बारे में पूछता है, तुम्हारे बॉस का मेरे परिवार से क्या कनेक्शन है। दरअसल ये एक दूर का कनेक्शन है, आसान शब्दों में एक अजनबी का कनेक्शन है। यहाँ पर हितोशी काफी ज्यादा डरने लगता है। वो तो इसे यहाँ से फटाफट भगाने के बारे में सोचता है। फिर यहाँ पर वो अपना दिमाग लगाता है। लोगों को मारने के तो कई तरीके होते हैं, तो तुम कौन से तरीके में माहिर हो। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी अपनी स्किल दिखाती है। फिर वो उससे कहते हैं आपको क्या लगता है। हम देखते हैं वो तो पसीने ताप हो रहा था। फिर वो यूकी से डायरेक्ट कहता है, मतलब उसे किसी का मर्डर नहीं करवाना है। और हितोशी उसके बॉस को भी नहीं जानता जिसने उसे यहाँ पर भेजा है। वो ये भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर वह माफी मांगते उसे रिजेक्ट कर देता है। उसे बार बार यही लगता है कि ये उसे मार डालेगी। ये मेड नहीं बल्कि ये मेड असैसियन है। यहाँ पर उसे बुरा तो लगता है पर वो उसकी बात को समझ जाती है। फिर वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसने उसका वक्त बर्बाद किया। अगले सीन में हम देखते हैं वो फिर जाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके जाने के बाद तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा था। इसके बाद वो कुछ नोटिस करता है। अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात पर इतनी एक्साइटेड हो रही थी। वो सोचती अब उसे कहाँ पर जाना चाहिए। अगले सीन में फिर हम हितोशी को देखते हैं। वो उसकी एक चीज वहाँ पर भूल गई थी, वो उसे देने के लिए आ रहा था। वो नोटिस करते कि उसके पास में एक ट्रक आ चुका है। फिर वो फटाफट जाकर उसे बचा लेती है। यूकी उससे कहती तुम ठीक हो ना। यहाँ पर वो भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। यहाँ पर यूकी थोड़ी नर्वस फील कर रही थी क्योंकि इससे पहले उसने किसी को भी नहीं बचाया। यहाँ तक कि उसका दिल धड़कना भी बंद नहीं हो रहा था। फिर वो उसे उसकी चीज वापस लौटा देता है। फिर वो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर हितोशी उसे रोक लेता है क्योंकि उसे सफाई करने के लिए किसी की जरूरत है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर यूकी अपने हथियार के बारे में बता रही थी। फिर हितोशी उसे हाई बाप में समझाता है, मतलब उसने कहा था कि उसे मदद चाहिए लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता। दरअसल उसका मतलब साफ सफाई से था। और हाँ, इस कमरे की ऐसी हालत इसी ने की है। लेकिन यूकी को तो इसमें गड़बड़ लगती है। इसमें से एक बॉडी बैग होना चाहिए, मतलब इनमें से किसी एक के अंदर एक लाश है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करता है जैसे कि कपड़े धोना या फिर कचरे को साफ करना, उसे एक हाउस कीपर की जरूरत है। हितोशी समझ जाता है कि एक बुरी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि किसी ने उसकी जान बचाई है। यहाँ पर यूकी भी समझ जाती है अगर वो घर का काम करेगी तो वो उसे काम पर रख लेगा। फिर आगे हमें पता लगता है उसको तो काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। ये देखकर तो वो भी समझ जाता है कि ये एक अनाड़ी है। वो काम करने के लिए आगे बढ़ती लेकिन वो फिसल जाती है। वो उसकी स्किल की मदद से खुद को बचा लेती है लेकिन वह बाल्टी उसके सर के ऊपर आ जाती है। यूकी को लगता है कि अब वो उसे काम पर नहीं रखेगा क्योंकि वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करती, वो बस परेशानी बढ़ाती है। लेकिन वो उसकी सिचुएशन समझ जाता है, इसको इस काम की आदत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक असैसियन, उसे बस लोगों को मारना आता है। फिर वो फैसला करता है कि वो उसे काम सिखाएगा, तुम साफ सफाई करने में मेरी मदद करोगी। अगले सीन में हमें फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों ने मिलकर रूम को अच्छे से साफ कर दिया था। यहाँ पर यूकी ने भी उसकी मदद करी थी। फिर वह मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि वो दोपहर खाना खाना ही भूल गया। फिर वो यूकी से पूछता तुम्हें खाना बनाना आता है। उसके चेहरे की हरकत देखकर वो समझ जाता कैसे नहीं आता है। फिर आगे हम देखते यूकी पत्ता गोभी काटने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे रोक देता है। उसे लगता है कि वो उसे नहीं काट पाएगी। फिर हम देखते यूकी उसे स्पीड से काटना शुरू कर देती है और वो उसे काफी अच्छे से काट भी
देती है। हितोयोशी उससे कहता है अब सिर्फ स्टैंड सूप बनाना बाकी है और टोनकात्सु साइड डिश रखनी है। लेकिन यूकी को तो टोनकात्सु का मतलब ही नहीं पता। वो कहता है तुम नहीं जानती कि टोनकात्सु क्या होता है। यूकी बताती हो सकता है कि मैंने कुछ खाया हो जो अतीत में उससे मिलता जुलता था। हालांकि यूकी के खाने में दिलचस्पी नहीं है और यहाँ तक कि उससे खाने की डिशेस भी याद नहीं रहती और उसने खाने के स्वाद के बारे में परवाह भी नहीं की। लेकिन फिर वो उसे टोनकात्सु खाने के लिए कहता है और हाँ, इसकी शुरुआत 60 साल पहले हुई थी। वो तो उसकी काफी ज्यादा तारीफें भी करता है लेकिन यूकी को तो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। फिर वो उससे पूछता तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए हितोयोशी उसे जो नाम चाहे वो नाम से बुला सकता है। लेकिन अभी के लिए वो उसे सिर्फ मिस सर्वेंट ही कहेगा। फिर वो उसे अच्छा सा नाम सोचकर बताएगा। फिर यूकी अपने मन में कहती है मैंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि किस नाम से मुझे अभी तक बुलाया गया था। अगले सीन में हम देखते वो दोनों फिर खाना खाते हैं लेकिन यूकी खाने के बारे में बता नहीं सकती कि इसका स्वाद अच्छा है या फिर बुरा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूकी कुछ खाना खा रही थी लेकिन फिर भी वो कह देती कि यह स्वादिष्ट है। फिर वो उसको उसके रूम के बारे में बताता है। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है। यूकी उससे कहती है आपने मेरे लिए एक कमरा तैयार किया। फिर हमें यूकी का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो खून से लथपथ हो चुकी थी। उसका बॉस उसका नाम बताने वाला था लेकिन हमें उसका नाम पता नहीं चलता। हमें पता चलता यूकी ने जानबूझकर उसे अपना नाम नहीं बताया। फिर हम देखते हितोयोशी उससे सॉस ट्राई करने के लिए कहता है। जैसे ही वो ट्राई करते उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हितोयोशी को रोना आ रहा था। फिर उसे भूख लगती फिर वो खाना खाने के लिए जाता है लेकिन फिर उसे किचन में आवाज आती है। वो समझ जाता है किचन में कोई तो है। फिर उसे यूकी की बात याद आती है कि वो लोगों को मारा करती थी। फिर वो चेक करता वो देखता वो तो बस सॉस खा रही थी। फिर वो पूछता तुम्हें भूख लगी थी मिस सर्वेंट। उसे भी भूख लगी थी इसलिए वो यहाँ पर आया। अगले सीन में हम देखते फिर वो बाहर बैठे थे और उनके पास में खाना भी था। फिर यूकी टोनकात्सु सॉस खाती है और उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यूकी समझ जाती है कि इसने बुरा सपना देखा है। जब वो उसके कमरे के पास से गुजर रही थी उसने उसकी आवाजें सुनी थी। वह देखती है उसकी आंखों में तो आंसू थे लेकिन हितोयोशी को काफी शर्म आ रही थी। लेकिन फिर वह कहती उसे भी एक सपना आया था जिसमें वो सॉस यूकी से बात कर रहा था। लेकिन जैसे यूकी सॉस खाने को उसकी नींद खुल गई। लेकिन वो बताती ये उसका पहला सपना था। इससे पहले बस वो सिर्फ एक ही सपना देखती थी, मतलब या तो वो लोगों को मार रही थी या फिर वो खुद मर रही थी। लेकिन जब उसकी नींद खुलती थी तो उसे सपनों के बारे में कुछ भी फील नहीं होता था। लेकिन उसे यहाँ पर हितोयोशी काफी फिक्र हो रही थी। यहाँ पर वो उसकी बात समझ जाता है। फिर वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसे परेशानी हुई। वो बताता उसे अक्सर ऐसे सपने आते रहते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी मोम उससे दूर जा रही थी लेकिन जब तक वो उसकी मोम की गोद में अपना सर नहीं रखता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। फिर हम देखते यूकी उसे सोने के लिए कहती है, मतलब उसकी गोद में अपना सर रख कर सो जाओ। वो शौक होता उससे कहता वो तो बचपन की बात थी लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यूकी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते वो उसकी गोद में सो जाता है। फिर उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। वो पूछती अब तो आपको नींद आएगी ना, जिस पर वो कहता हाँ थैंक यू। फिर हितोयोशी हमें बताता है ये एक ऐसी सर्वेंट की कहानी जिसे पहली बार एक परिवार मिला। कहती है मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई थी, मेरा दिल बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था और वो कहती है मेरा शरीर अपने आप मूव होने लगा था और वो सोचती आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं वो सर्वेंट काम कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर हितोयोशी भी आ जाता है और वो कहता है तुमने बहुत अच्छे से कचरे को इकट्ठा किया है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों कचरे को बाहर फेंकने के लिए आते हैं। वह देखता है उसके घर के बाहर एक डॉगी था, उसके पास में एक लेटर भी था। उस लेटर को वह सर्वेंट पढ़ती है। उसमें लिखा था मैंने इस डॉग को एक पेट शॉप से खरीदा था लेकिन जब मुझे पता चला कि ये डॉग आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इस डॉग को अपने घर में नहीं रख सकते, तो मैंने इस डॉग को छोड़ने का फैसला किया। तो मेरे लिए इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखना। सर्वेंट की बात सुनकर तो हितोयोशी के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है एक इंसान इतना ज्यादा सेल्फिश और मतलबी कैसे हो सकता है। वो सर्वेंट कहती है क्या तुम इस डॉग को अपने साथ रखने वाले हैं। हितोयोशी कहता है तुमने सही कहा, मैं इस डॉग को अपने साथ ही रखूंगा। वो कहता है बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ये मर भी सकता है। सर्वेंट कहती है ये एक जानवर है और जानवर जब तक अपने जीने की इच्छा रखता है जब तक इसे कोई भी मार नहीं सकता। वो सर्वेंट कहती है आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। वो कहती है मुझे लगता है कि इस डॉगी को इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है क्योंकि ये इसकी किस्मत में लिखा था। ऐसे कमजोर जानवर को जंगल में मरना ही पड़ता है और इस तरह के जानवर को खुद को मजबूत करने के लिए वो कहती है शायद ये तुम्हें परेशान भी कर सकता है। हितोयोशी कहता है तुमने जो भी कहा मुझे समझ में नहीं आया लेकिन पिछले दिन जब तुमने मेरी जान बचाई थी तो मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझ पर दया दिखाई थी। हितोयोशी की बातें उस सर्वेंट के दिल को छू लेती है। हितोयोशी कहता अगर हम किसी की जिंदगी को खतरे में देखें तो हमारी इंसानियत की फितरत को सोचने से पहले ही
अपने आप ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। और इसके अलावा मैं ये भी फील कर सकता हूँ यही कि अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला जाए तो तुम्हें कैसा लगता होगा। अगले सीन में हम देखते ही तो योशी उसके साथ खेल रहा था। वो कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और क्यूट भी हो। फिर हम देखते हैं उस सर्वेंट को जो कि दूर खड़ी थी। हितोयोशी कहता है क्या तुम इसे पकड़ना चाहोगी। वह सर्वेंट कहती नहीं। हितोयोशी कहता है एक बार इसे देखो तो सही, ये कितना ज़्यादा फ्लफी और क्यूट है। अगले सीन में हम देखते हैं वह सर्वेंट उससे दूर हो जाती है। उसकी हरकतें देखकर हितोयोशी कहता है कहीं तुम इससे डरती तो नहीं हो ना। वह सर्वेंट घबराते हुए कहती है नहीं मैं बस थोड़ी सी डरती हूँ। अगले सीन में हितोयोशी कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। अगले सीन में हम देखते हैं वह सर्वेंट उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा डर के मारे काँप रही थी। हितोयोशी कहता अगर तुम्हें इससे डर लग रहा है तो तुम अपने ऊपर प्रेशर मत डालो। वो पूछता तुम आखिर डॉग से डरती क्यों हो। वो कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे मास्टर मुझे ट्रेनिंग देते थे। वो मुझे जंगलों में छोड़ देते थे और उस जंगल में बहुत ही सारे जंगली कुत्ते भी थे। हितोयोशी कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ लेकिन ऐसे में तो तुम इस कुत्ते से कभी नहीं मिल पाओगी। हितोयोशी की बात सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंगें आती है और वह कहती है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वह कहता है चिंता मत करो ये तुम्हारी गलती नहीं है। वह सर्वेंट कहती है मैं इसे एक बार पकड़ने की ट्राई तो कर ही सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेती है और तुम लोग उसकी हालत तो देख ही सकते हो। हितोयोशी कहता है अगर तुम इसे पकड़ नहीं सकती तो रहने दो। वह सर्वेंट कहती है ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। हितोयोशी कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है लेकिन तुम इससे डरती क्यों हो। वह सर्वेंट कहती है इसके खतरनाक पंजे और साथ ही में इसके खतरनाक दांत और साथ ही में इसकी आगे जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो पपी उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लेता है। ये देखकर उस सर्वेंट के तो होश ही उड़ जाते हैं। हितोयोशी कहता है तुम चिंता मत करो ये तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं उस सर्वेंट की हालत ख़राब हो गई थी। फिर हम देखते हैं वो डॉग उसके साथ खेल रहा था। अगले सीन में हितोशी कहता है चलो शॉपिंग करके आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों पेट शॉप पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो पपी अपने न्यू पट्टे के साथ बहुत खुश था। अगले ही पल हितोयोशी उस सर्वेंट को थैंक यू भी कहता है। वह सर्वेंट कहती है मेरी ज़िंदगी में आप जैसा कोई भी नहीं था। और वह कहती है जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर गलती करना सख्त मना था। जो भी मुझे काम मिलता था मैं उसे बिना गलती के करती थी लेकिन जैसा काम तुम मुझे करने के लिए कहते हो वो मेरे लिए पहली बार है। मैं जितनी बार कोशिश क्यों ना कर लूँ मैं हर बार गलती कर देती हूँ। वो कहती है मैं वो कैसे बन सकती हूँ जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी बोझ समझा गया है। वो कहती है जहाँ पर मैं पहले रहती थी वहाँ पर मुझे जगह के लिए लड़ना पड़ता था। वो जगह एक चेयर की तरह थी। वो कहती है हम जैसे लोग किसी भी मायने नहीं रखते थे, चाहे तुम किसी भी उम्र या फिर तुम किसी भी जेंडर से क्यों ना हो, तुम्हारे पास बस स्किल होना चाहिए। मुझे वहाँ पर रहने के लिए बस एक ही काम करना पड़ता था लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं जिस मुकाम पर पहुँचना चाहती हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊँगी। वो कहती है काश मैं भी तुम्हें उस पपी की तरह मिल जाती। काश मुझे ये पहले ही पता चल जाता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वो पूछती क्या मुझे यहाँ पर सच में रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत है। हितोयोशी उसे कुछ बोलने ही वाला था लेकिन उसे वो पपी आगे खींच लेता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक नॉर्मल लड़की की तरह बनना चाहती हो और ऐसा सोचना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और वो कहता है देखो ये सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में सनसेट देखते हैं। वो अपने मन में कहती है अगर मैं लोगों को मानना छोड़ दूँ और उस दुनिया से बाहर भी एक अच्छी दुनिया है, क्या मैं इसको अच्छे तरीके से जान पाऊँगी। वो कहता है जब तुम पहली बार मेरे घर पर आए थे तब मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही डर गया था। ये सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहता है मेरा मतलब ये कि मुझे एक सर्वेंट को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरी सोच गलत थी। सच तो ये कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो। अगले सीन में हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो उससे पूछती है मुझे एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हारा सवाल काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलतियों को लेकर चिंता में हो, जैसे कि तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए नया है। अगले सीन में हमें डॉग का सीन दिखाया जाता है और दूसरी तरफ वो खाना बना रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो डॉग उसके पास आ जाता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह कहती है आखिरकार ये मेरे पीछे कैसे आ गया। उस पपी का व्यवहार देख के वो समझ जाती है कि इसे भूख लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे खाने के लिए कुछ देती है। वो अपने मन में सोचती है साथ में नॉर्मल लड़की बनती जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं वो उसे डर डर कर सहलाने वाली थी लेकिन वहाँ पर हितोयोशी आ जाता है लेकिन सर्वेंट डॉग को नहीं छू पाती। अगले सीन में हम देखते हैं वो पपी की तारीफें करता है। फिर हम देखते हैं उसको एक आइडिया आता है और वो अपने डॉग का नाम आगे मोचितारो रख देता है।
अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों का नाम अच्छा लगता है। वो कहता है तुमने सब्जी को काट दिया, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते में आगे बढ़ रही हो। उसकी बात सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो पपी उसके साथ खेलना चाहता था। वो कहता है तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिनर बनाना है। अगले सीन में हम देखते हैं खाना बन जाता है। फिर हम देखते हैं मेड को वह खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर हम देखते हैं वो उस खाने की तारीफें भी करती है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए और बना दूँ। वो शुरुआत पर तो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं वो अचानक प्लेट को आगे बढ़ा देती है। उसकी हरकत देखकर वो समझ गया और वह कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। वो खाना बनाते हुए कहता है अगर तुम्हें खाने का मन करता तो तुम मुझे बता सकती हो। और वो कहता है ये भी एक नॉर्मल बात है। वो कहता तुम्हें जो करने का मन करता तुम्हें वो करना चाहिए, तब जाकर तुम एक नॉर्मल लड़की बनोगी। उसकी बात सुनने के बाद वो कहती है मुझे भी एक नाम दे दो। वो कहता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें एक नाम दूँ। वो सर्वेंट कहती हाँ। वो उसकी बात मान जाता है और वो कहता तुम्हारा बर्थडे कब था। वो कहती है मुझे पूरा याद नहीं है। वो कहती है मुझे बस इतना याद है कि जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। उसकी बात सुनने के बाद वो कहता है तुम्हारा नाम यूकी कैसा रहेगा। यूकी मतलब कि स्नो। फिर हम देखते हैं उसे अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम बस एक किलर हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं। हितोयोशी कहता है मुझे स्नो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद वो अपने मास्टर की सारी बातें भूल जाती है और अपने बचपन को याद करती है। अगले सीन में वो कहती है मुझे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि उस समय मेरी बॉडी अपने आप मूव क्यों कर रही थी, आखिरकार मुझे इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही थी। वो सोचती अगर मैं यहाँ पर ही रहूँगी तो शायद मैं इसका आंसर पा सकूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपना नाम यूकी सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे शुक्रिया कहती है उसका नाम रखने के लिए। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह हंस रही है। अगले सीन में हम देखते हैं उसके घर पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसके पपी को देखकर उसके घर आ जाती है।